कातिल हसीना। ऐसा लगता है हवेली सालों से बंद है। लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ केयर टेकर रहते हैं। हो सकता है कि वो अपने घर गए हों। कौन सा घर? यहाँ 50 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ यही एक हवेली है। फिर कहाँ गए वो लोग? पता नहीं यार, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? लगता है हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। इतना बड़ा दरवाजा हवा से नहीं। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे जाम हो गया होगा। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हर्षद चलो ना यहाँ से वापस चलते हैं। चिल यार, कुछ नहीं हुआ। रात इतनी हो गई है, कहाँ जाएंगे हम? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस वापस जाना है। ये बताओ बाहर कैसे निकले अब? पीछे एक दरवाजा है। हर्षद रमिका को अपने साथ ले हवेली के पिछले दरवाजे से निकल जाता है। बाहर इतना सन्नाटा होता है कि एक पत्ते की सरसराहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं। फिर हर्षद जैसे ही गाड़ी के मेन गेट की ओर बढ़ता है, वैसे ही तेज आंधी आती है और मेन गेट के दोनों तरफ लगे नारियल के पेड़ भर भरा कर गिर जाते हैं। लगता है आज रात हमें यहीं रुकना होगा। हर्षद की बात पर रमिका कोई जवाब नहीं देती। उसकी नजरें गिरे हुए पेड़ की दूसरी तरफ दो सायों पर होती है। ऐसा लग रहा था मानो एक बुजुर्ग किसी बच्चे के साथ खड़ा हो। हर्षद रमिका को हिलाते हुए उसका ध्यान तोड़ता है। ध्यान टूटते ही रमिका अचानक से बोल पड़ती है, सही कह रहे हो तुम, आज रात तो हमें यहाँ रुक ही जाना चाहिए। इससे पहले कि हर्षद हाँ या ना में कुछ कहता, रमिका गाड़ी से उतर गई और हवेली के दरवाजे को आसानी से खोलते हुए अंदर घुस गई। हर्षद ये देखकर चौंक गया कि जो दरवाजा खुल भी नहीं रहा था वो रमिका के बस छूने भर से कैसे खुल गया। रमिका हवेली के अंदर चली गई, लेकिन हर्षद अब भी हवेली के दरवाजे को ही निहार रहा था। अंदर घुसकर उसने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, पर उससे दरवाजा हिला तक नहीं। तभी अंदर से रमिका ने हर्षद को आवाज दी और वो दरवाजे की तरफ पीठ करके रमिका की ओर बढ़ा ही था कि दरवाजा वापस से एक तेज झटके के साथ बंद हो गया। हर्षद, अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। हर्षद रमिका की बात पर बेमन ही मुस्कुरा देता है और उसके साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। खिड़कियों से फैल रही चांदनी के अलावा हवेली में हर तरफ अंधेरा होता है। हर्षद अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था, लेकिन अब भी बार बार उसकी निगाहें हवेली के दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। क्या देख रहे हो हर्षद? कुछ भी तो नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि हवेली में लाइट भी नहीं आ रही है। कैसे रहेंगे हम? तुम सही कह रही थी। चलो निकल चलते हैं हम यहाँ से। मन तो मेरा भी था, लेकिन आगे पेड़ भी तो गिरा है ना रास्ते में, तो रुक जाते हैं ना। अरे मैं गाड़ी दूसरी तरफ से निकाल लूंगा। चलो चलते हैं। अब क्या हुआ? चलो ना। हम कहीं नहीं जाएंगे। पर क्यों? एक बार बोला ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। अचानक से रमिका का ये रूप देखकर हर्षद कांप जाता है और रमिका हाथ छोड़ उससे दूर हट जाती है। लेकिन अगले ही पल रमिका खुद को संभालते हुए कहती है, अरे मेरा मतलब है हर्षद, लाइट नहीं आ रही है तो एक बार चेक ही कर लेते हैं ना, क्या पता मेन स्विच गिरा हो। इतना कहते ही रमिका अंधेरे में चली जाती है और एक खट की आवाज होती है और बंद हवेली में लगी लाइटें जल उठती हैं। नहीं 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 नहीं। हर्षद को चमगादड़ों से घिरा देख रमिका तुरंत खिड़की की तरफ भागती है और उसे खोल देती है। फिर देखते ही देखते चमगादड़ों का पूरा झुंड बाहर की ओर निकल जाता है और बाहर से भेड़िए की तेज आवाज आने लगती है। अंदर जमीन पर गिरा हर्षद अपने हाथों को देख रहा होता है जिसे चमगादड़ों ने नोच दिया था। रमिका हर्षद को संभालते हुए ऊपर के कमरे में ले आती है। एक तरफ जहां पूरी हवेली बंद और बदहाल थी, वहीं ऊपर हर्षद का कमरा एकदम साफ सुथरा और चमक रहा था। हर्षद को सारी चीजें अजीब लग रही थी। पहले उसके घर के नौकर का गायब होना, फिर अचानक रमिका का बदल जाना। पहले तो वो बंद हवेली देखकर डर गई थी, लेकिन पेड़ गिर जाने के बाद अचानक वो बदल कैसे गई?
उसे कैसे पता कि घर में मेन स्विच कहाँ है? हर्षद ये सब सोचते हुए बेड पर पड़ी हुई रमिका को निहार ही रहा होता है कि रमिका बोल पड़ती है, ज्यादा सोचो मत, मेरे घर में भी मेन स्विच वही है, इसीलिए गेस कर लिया। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? 5 साल से तुम्हारे साथ झक थोड़ी मारी हूँ बेबी। चलो ना, अब वो करते हैं ना जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। पर अभी नहीं तो कभी नहीं डार्लिंग। इतना कहते हुए रमिका अपनी ड्रेस निकाल कर फेंक देती है और बचे हुए 2 पीस में अपनी अदाएं दिखाते हुए बिस्तर पर हर्षद के करीब आ जाती है और दोनों किसी सांप के जोड़े की तरह लिपट जाते हैं। हर्षद एक पल के लिए सब कुछ भूलकर चादर के नीचे अपनी प्रेमिका की जवानी का रस निचोड़ने लगता है। फिर वो उसके होठों में खोने ही वाला होता है कि रमिका का चेहरा उसे एकदम काला साया नजर आता है। हाँ, वो एक तेज झटके के साथ रमिका को खुद से अलग कर देता है और वो बिस्तर से नीचे जा गिरती है। माय गॉड हर्षद, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? सॉरी बेबी, सॉरी। लगी तो नहीं तुम्हें? मुझे लगा कि एक काला साया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चलो हटो रास्ते से, कुछ नहीं होगा तुमसे, सो जाओ। अरे ऐसा नहीं है, सॉरी बोला ना मैंने, सॉरी। रमिका हर्षद से गुस्सा होकर बिस्तर की दूसरी तरफ चादर तानकर सो जाती है। इधर मायूस हो हर्षद भी सोने की कोशिश करने लगता है। एक बार फिर उसके दिमाग में वो तमाम ख्याल आने लगते हैं जिससे वो परेशान था कि आखिर रमिका बदल कैसे गई। बंद हवेली में अब उसे डर क्यों नहीं लग रहा? कहीं उसके अंदर किसी का साया तो नहीं? हर्षद करवट लेकर सोई हुई रमिका की प्यारी मुस्कान देखता है और उसके दिमाग से ये तमाम ख्याल दूर हो जाते हैं और रमिका को निहारते हुए उसकी आंखें लग जाती है और वो एक गहरी नींद में चला जाता है। उसके सोते ही बाहर हलचल तेज हो जाती है। हवा का रुख बंद हवेली की तरफ ऐसे होता है कि हवेली के हर खिड़की दरवाजे आपस में टकराने लगते हैं। चांद के आगे काले बादल गहराने लगते हैं और बिजली की तेज कड़कड़ाहट के साथ हर्षद की नींद टूट जाती है। रमिका को देखने के लिए जैसे ही हर्षद मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके बगल में एक नरकंकाल पड़ा है। घबराते हुए वो एकदम बिस्तर से नीचे गिर पड़ता है। जब हर्षद अपने चारों तरफ देखता है तो कमरा अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। बंद हवेली की तरह ही ये कमरा भी एकदम वीरान पड़ गया था। हर्षद इतना डर गया था कि वो भूल गया था कि उसके साथ रमिका भी है। वो भागते हुए हवेली के हॉल में पहुंच जाता है और देखता है कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ है। खुले दरवाजे को देख तुरंत ही हवेली के बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में जा बैठता है। बाहर तेज आंधी चल रही थी और जो पेड़ पहले रास्ते में गिरे थे वो इस बार सही सलामत अपनी जगह पर खड़े थे। तभी हवेली के अंदर से एक तेज आवाज आती है और हर्षद रमिका की चीख सुनकर गाड़ी से उतरकर हवेली की तरफ भागता है। इससे पहले कि वो दरवाजे के अंदर जाता, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हर्षद जोर जोर से हवेली का दरवाजा पीटने लगता है लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं होता। हर्षद बगीचे से एक बड़ा हथौड़ा ले आता है और दरवाजे पर जोर से मारने वाला ही होता है कि तभी दरवाजा खुल जाता है और हर्षद अपने खाली वार के साथ हवेली के हॉल में मुंह के बल जा गिरता है। खुद को संभालते हुए हर्षद कमरे की ओर भागता है जहां से रमिका की आवाज आ रही थी। वहां वो देखता है कि उसका नौकर रमिका के सीने में चाकू सटाए होता है और जैसे ही हर्षद उसकी तरफ बढ़ता है कि वो चाकू उसके सीने में उतार देता है। रमिका, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हमें हवेली से निकलना होगा अभी। तुम कपड़े पहनो। नहीं, ऐसा करो, तुम जैसी हो वैसे ही चलो। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को और इन कपड़ों में क्या कह रहे हो तुम? ये सब बताने का टाइम नहीं है रमिका। वो तुम्हें मार देगी और मुझे भी। कौन? तुम्हें कौन मारेगा? क्या बोल रहे हो तुम? अरे वही जिसे मैंने मारा था, मतलब मरवाया था अपने नौकर से। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं। चलते हैं रमिका। रमिका कहीं नहीं जाएगी। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? कहां जा रही हो तुम रमिका? रमिका के बदले हुए रूप से हर्षद की रूह कांप जाती है। वो भागते हुए नीचे जाता है लेकिन दरवाजा एक बार फिर से बंद हो चुका था।
बंद हवेली में फंसा हर्षद हॉल में एक बड़ी अलमीरा के पीछे छिप जाता है और आंखें बंद करके कुछ कुछ बड़बड़ाने लगता है। सारिका, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, पर मैं मजबूर था। मैं बेवकूफ था जो पापा की बातों में आ गया। मुझे तुम्हें चुनना चाहिए था। हर्षु, कहाँ हो तुम? मुझे तो मरने के लिए छोड़ गए, रमिका को भी मरने दोगे क्या? हर्षद जानता था कि यह रमिका नहीं है, उसके अंदर छुपी सारिका है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। इधर सीढ़ियों से उतरती हुई पायल की आवाज हर्षद की तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे उसकी मौत उसके करीब आ रही हो। सारिका अलमीरा से चिपक कर कान लगाकर हर्षद की तेज सांसों को सुनने लगती है। फिर अचानक से अलमीरा के पीछे झांकती है, लेकिन हर्षद वहां था ही नहीं। वो दूसरी ओर सोफे के पीछे जा छुपता है। शुरू से ही इस खेल में माहिर हो तुम, छुपने में, इसीलिए तुम्हारा छिपा हुआ चेहरा नहीं देख पाई मैं। मुझे लगता था तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। छोड़ा भी कहाँ, जान से ही मार दिया। मुझे पता है सोफे के पीछे हो और मैं सोफे पर बैठी हूँ। मुझे मजा आ रहा है तुम्हें यूं जान बचाते देखकर। इतना कहने के बाद सारिका अचानक से सोफे पर चढ़ दूसरी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में अपने लिए मौत देखकर हर्षद की हालत पस्त हो जाती है। वो डरकर ऐसे थरथराने लगता है कि भागने की कोशिश करते हुए भी वो कई बार गिर पड़ता है। उसे यूं बेबस देखकर सारिका को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। हर्षद किसी तरह गिरते पड़ते वापस से सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। बीच सीढ़ी पर ही उसे अपना नौकर मिल जाता है। उसे देख हर्षद का गुस्सा ऐसे फूटता है जैसे कि ये सब उसी की वजह से हो रहा हो। पागल हो क्या तुम? कहां मर गए थे? पागल तो था जो आपकी बात सुनी। और हाँ, मर तो मैं कब का गया। अचानक से चाकू उड़ते हुए आता है और नौकर के गले में धंस जाता है और वो शैतानी हंसी हंसने लगता है। और नीचे सारिका भी। इन दोनों के बीच अब हर्षद फंस चुका था। अपनी ये हालत देखकर उसे सारिका का वो आखिरी दिन याद आता है जब उसने सारिका से सारे रिश्ते तोड़ते हुए उसके सामने सिर्फ मरने का ऑप्शन छोड़ा था। हर्षद, कह दो कि ये मजाक है। नहीं, पापा नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता रखूं, और उन्हें डर है कि कल को तुम हमें बदनाम कर सकती हो। इससे उनके पॉलिटिकल इमेज को बहुत नुकसान होगा। अच्छा यही होगा कि तुम खुद ये जहर पी लो, क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। पागल हो गए हो तुम। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे जैसे नामर्द के साथ जो अपने पाप की तलवे चाटता हो। सारिका, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहते हुए सारिका जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है, वैसे ही हर्षद का नौकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसे बालों से घसीटते हुए नीचे ले आता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। हर्षद भी वहां आ जाता है और उसके इशारे पर नौकर सारिका के सीने में चाकू उतार देता है। हर्षद उसके मरने का इंतजार नहीं करता और उसे हवेली में ही छोड़कर वहां से निकल जाता है। अंदर नौकर भी उसे जान से नहीं मारता, बल्कि हैवान की तरह उसे मरता हुआ देखता है। मजा आ रहा है मैडम, आपको तड़पता हुआ देखकर। क्या बोलती थी आप? हर्षद, देखो ना, ये नौकर मुझे गंदी नजरों से देख रहा है, हैं? हाँ, देखता था। तो क्या हुआ? तेरे हर्षद की तरह मरता हुआ छोड़कर तो नहीं गया ना? आज तो तुझे छूने को मन कर रहा है। जिस सीने में चाकू गड़ा है वहाँ कितना सुकून है। मैडम, आप कहो तो पास आकर देख लूं। नौकर सारिका के सीने पर हाथ फेर जैसे ही उसके करीब आता है, सारिका अपने सीने से चाकू निकालकर उसकी गर्दन में धंसा देती है और दोनों वहीं दम तोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह नौकर अब हर्षद को भी उसी कमरे में ले जाता है और सारिका भी उसके पीछे पीछे चल देती है, लेकिन अंदर सिर्फ उसकी आत्मा जाती है। रमिका का शरीर बाहर ही रुक जाता है। रमिका के सामने अब एक कमरे के अंदर 2 लाश और उसकी आत्मा थी और तड़पता हुआ हर्षद, जिसे बचाने के लिए वो आगे बढ़ना चाहती है,
लेकिन सारी चीजें जानने के बाद उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो सारिका के रास्ते में आए। चली जाओ यहाँ से अभी। सारिका की आवाज सुनते ही रमिका सहम जाती है और उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। हवेली का दरवाजा खुल जाता है। रमिका भागते हुए हवेली से निकल आती है और एक बार फिर से हवेली बंद हो जाती है और अंदर से चीखें इतनी तेज आने लगती है कि पूरी हवेली थर्रा उठती है और रमिका बिना पीछे देखे वहां से भाग निकलती है। ये परफेक्ट लोकेशन है शूट के लिए। कहानी भी फिट बैठेगी इस हवेली पर। कातिल हसीना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।